हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग में यूनिट नंबर 3 वन शॉट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 के सारे ही टॉपिक्स कवर करे थे, ठीक है। बट अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, तो हम आगे वाली यूनिट्स में सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। सो इस यूनिट के अंदर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, जो कि आपके सिलेबस में पीसीए और एलडीए दे रखा है, ठीक है। ऑटो एनकोडर्स एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इन न्यूरल नेटवर्क्स। आर्किटेक्चर्स में आपको एलेक्स नेट, वीजीजी, इंसेप्शन, रेसनेट, ये 4 पढ़ने हैं, ठीक है। ये चारों में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर ये चारों ही आर्किटेक्चर आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो इस यूनिट के अंदर आपको अच्छे से कवर करने हैं और आपको इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक्स के साथ, दैट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होता है? It is a technique used to reduce the number of input variables or features in a data set while retaining the most important information। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स को रिड्यूस करने के लिए। मतलब कि जितने भी हमें इनपुट फीचर मिल रहे हैं उन फीचर्स को हमें रिड्यूस करना है, यानी कि कम करना है इन द डेटा सेट, किसी भी एक डेटा सेट के अंदर, वाइल रिटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। रिड्यूस करना है इस तरीके से कि जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो हमको नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसको हम हटा दें, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काम की इन्फॉर्मेशन है, उसको रिटेन करते हुए हम पूरे मॉडल को रिड्यूस कर दें या पूरे डेटा सेट को रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो इसमें 2 टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस में 2 टेक्निक्स दे रखी हैं। सबसे पहले पीसीए दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और दूसरी हम पढ़ेंगे एलडीए दैट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस, ठीक है, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। सो पीसीए की अगर बात करें, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट रिड्यूसेस द डायमेंशनैलिटी ऑफ द डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। मतलब कि पीसीए एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है जिसमें स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के बेसिस पे रिडक्शन किया जाता है। ये जो है डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करती है डेटा की बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू न्यू सेट। मतलब कि नए सेट में डेटा को ट्रांसफॉर्म करके ये डेटा की डायमेंशंस को रिड्यूस करता है, ठीक है, नए सेट ऑफ वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म करके। और उन नए सेट ऑफ वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब वर्किंग की अगर बात की जाए कि पीसीए किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला स्टेप होता है स्टैंडर्डाइज डेटा। हमें डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देन कंप्यूट द कोवेरियंस मैट्रिक्स, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई होते हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है सबसे पहले कंप्यूट करी जाती है। कैलकुलेट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब इस कोवेरियंस मैट्रिक्स से हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। देन सॉर्ट आइगन वेक्टर्स बाय आइगन वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आइगन वैल्यूज के बेसिस पे आइगन वेक्टर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट द टॉप के ईगन वेक्टर्स टू फॉर्म अ न्यू फीचर सबस्पेस। अब जो टॉप के ईगन वेक्टर्स हैं, अब ये के वैल्यू डिपेंड करता है कि कितने हमको ईगन वेक्टर सेलेक्ट करने हैं, यानी कि कितने वेरिएबल्स में हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे हम जो ईगन वेक्टर सेलेक्ट करेंगे टॉप के, वो हमारे नए फीचर सबस्पेस को फॉर्म करेंगे, यानी कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन हमारा एक नया फीचर का सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू दिस सबस्पेस। अब पूरे डेटा को हम इसी सबस्पेस के बेसिस पे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। सो ये होता है टोटल पीसीए का काम। आई होप आपको पीसीए भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। बाकी एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक बार समझ लेते हैं। एप्लीकेशन हमारा फेस रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, ठीक है। पीसीए का यूज़ होता है फेस रिकॉग्निशन में, इमेज कंप्रेशन में इसका यूज़ होता है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस में इसका यूज़ होता है, प्री प्रोसेसिंग एंड क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में जो हमने प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट पढ़ा था, वहाँ पे भी हमारा यूज़ होता है पीसीए का, ठीक है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो रिड्यूसेस डायमेंशनैलिटी इफिशिएंटली, मतलब कि डायमेंशंस को एफिशिएंटली ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कैप्चर वेरिएंस इन फ्यूअर डायमेंशंस, लो डायमेंशंस में या कम डायमेंशंस में ये क्या करता है? वेरिएंस को कैप्चर करता है। मतलब कि डेटा के बीच में कितनी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इनको ईजिली कैप्चर कर पाता है पीसीए। रिमूव्स को रिलेटेड फीचर, जितने को रिलेटेड फीचर हैं, मतलब कि जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें 10 फीचर्स चाहिए और हमारे पास 20 फीचर्स हैं, तो उनमें से जो को रिलेटेड फीचर्स हैं, यानी कि कोई भी 2 ऐसे फीचर जो एंड में सेम रिजल्ट देंगे, उनमें से हम एक फीचर को ले लेंगे और एक को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पीसीए हमारा। इम्प्रूव्स विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन बढ़ाता है, यानी कि हम ग्राफिकल फॉर्म्स में भी डेटा का एंड में रिप्रेजेंटेशंस देख सकते हैं आउटपुट का।
डिसएडवांटेजेस, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट को इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। लॉस सम ओरिजिनल डेटा डिटेल्स, अब क्योंकि ये बहुत सारी रिलेवेंट डिटेल्स को हटाता है तो कभी कभी कुछ ओरिजिनल डेटा डिटेल्स जो होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी रिमूव हो जाती हैं वेरिएंस की वजह से। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट काम करता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलडीए की, दैट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ये होती क्या है? इट इज़ अ सुपरवाइज्ड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक दैट फाइंड्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स टू सेपरेट टू और मोर क्लासेस। मतलब कि ये एक सुपरवाइज्ड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है। सुपरवाइज्ड मतलब यहाँ पे हमें लेबल्ड डेटा दिया रहेगा, ठीक है। दैट फाइंड्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स, ये जो है फीचर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करती है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हमारे फीचर्स के बन रहे हैं, और उसी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये दो या दो से ज़्यादा क्लासेस में उस पर्टिकुलर डेटा को सेपरेट करती है, ठीक है। वर्किंग की अगर बात की जाए एलडीए में, तो कंप्यूट द मीन वेक्टर्स ऑफ ईच क्लास, सबसे पहले हर एक क्लास का मीन वेक्टर ये कंप्यूट करती है। देन कैलकुलेट द विद इन क्लास एंड बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स। अब जितने भी डेटा सेट हमारे स्कैटर्ड हैं उनमें विद इन क्लास और बिटवीन क्लास मैट्रिक्स ये क्रिएट करती है। सॉल्व द जनरलाइज्ड ईगन वैल्यू प्रॉब्लम, फिर जो जनरलाइज्ड ईगन वैल्यू प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है। चूज द टॉप ईगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट ईगन वैल्यूज, अब जो लार्जेस्ट ईगन वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो भी ईगन वेक्टर्स हैं उनमें से कुछ टॉप ईगन वेक्टर्स को चूज करती है। देन ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू दिस रिड्यूस्ड डायमेंशनल स्पेस, अब ये जो हमारे पास सब स्पेस आया है टॉप ईगन वेक्टर्स को चूज करने के बाद, इस सब स्पेस में ओवरऑल डेटा को डायमेंशंस को रिड्यूस करके बेसिकली इन्हीं डेटा सेट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर देती है, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प करती है एलडीए हमारी, मेडिकल इमेजिंग में हेल्प करती है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, फेस रिकॉग्निशन में, ठीक है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो इनहेंस क्लास सेपरेबिलिटी, क्लास की सेपरेबिलिटी को इन्हांस करती है, मतलब सेपरेट करना इजी हो जाता है क्लासेस को। इंप्रूव्स कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एलडीए का। रिड्यूस ओवर फिटिंग एंड हाई डायमेंशनल डेटा, मतलब हाई डायमेंशनल डेटा के अंदर ओवर फिटिंग जो होती है उसको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो आप एलडीए और पीसीए दोनों में सेम एप्लीकेशन मेंशन कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एज्यूम्स लीनियर सेपरेबिलिटी सेंसिटिव टू आउटलायर्स, मतलब कि जो हमारा एलडीए होता है वो लीनियर सेपरेबिलिटी पे ही काम करता है मोस्टली, ठीक है। और जो आउटलायर्स होते हैं यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे डेटा पॉइंट्स जो आउटसाइड ऑफ दी हमारे टोटल डायमेंशंस लाई करते हैं, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि उनकी वजह से कई बार आउटपुट में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको एलडीए और पीसीए भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ऑटो एनकोडर एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इन नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स में किस तरीके से ऑटो एनकोडर और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन काम करता है। सबसे पहले ऑटो एनकोडर देखते हैं कि क्या होता है। These are neural networks used for unsupervised learning designed to encode input data into lower dimensional representation and then reconstruct it। मतलब क्या है कि ये एक तरह का न्यूरल नेटवर्क होता है। सबसे पहली चीज़, जो ऑटो एनकोडर्स होते हैं एक तरह के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है अनसुपरवाइज लर्निंग में, यानी कि जहाँ पे डेटा आपका लेबल डेटा नहीं प्रोवाइड होता, उस तरीके की लर्निंग में हम ऑटो एनकोडर्स का यूज़ करते हैं। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये जो इनपुट डेटा है हमारा उसको लोअर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में एनकोड कर सके, मतलब कि उस पर्टिकुलर डेटा को वो लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सके और फिर वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है। इसलिए ऑटो एनकोडर का यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़, वर्किंग में देखो एनकोडर होते क्या हैं। एनकोडर कंप्रेसेस द इनपुट इनटू अ लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ये जो है ओवरऑल इनपुट जो होता है उसको एक स्मॉल स्पेस रिप्रेजेंटेशन में कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज लेटेंट स्पेस, अब यही पूछोगे आप कि लेटेंट स्पेस क्या होता है इसमें, तो रिप्रेजेंट द रिड्यूस्ड डायमेंशन। तो बेसिकली वही चीज़ मैंने कहा, जो रिड्यूस्ड डायमेंशंस होती हैं यानी स्मॉलर सब स्पेसेस होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती है लेटेंट स्पेस, ठीक है। तो और एनकोडर क्या करते हैं कि इस डेटा को इसी पर्टिकुलर रिड्यूस्ड डायमेंशन के अंदर कंप्रेस कर देते हैं। डीकोडर क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट द इनपुट फ्रॉम द लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो सब स्पेस में डेटा को कंप्रेस किया गया है इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किसका होता है, डीकोडर का, ठीक। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो एनोमली डिटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एनकोडर्स का। इमेज डिनॉइसिंग में यूज़ होता है, मतलब कि जहाँ पे इमेजेस से नॉइस को रिमूव करना होता है। डेटा कंप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है।
एडवांटेजेस की बात की जाए तो लर्न नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशंस जल्दी से ये याद कर सकता है, कैन हैंडल नॉइसी डेटा को हैंडल कर सकता है इजीली, हाईली फ्लेक्सिबल फॉर कस्टम आर्किटेक्चर्स, अलग अलग आर्किटेक्चर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है हमारा ऑटो एनकोडर्स, ठीक है, वर्क्स वेल फॉर लार्ज डेटा सेट्स, बड़े डेटा सेट्स में काफ़ी अच्छे से काम कर पाता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो रिक्वायर्स केयरफुल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो होती है वो बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है, अदरवाइज आउटपुट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है। ट्रेनिंग कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, अब क्योंकि ये बड़े डेटा सेट के साथ काम करता है तो कई बार ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाती है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में हम कौन कौन से आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं, एलेक्सनेट, वीजीजी, इंसेप्शन और रेसनेट, क्योंकि यही चार आपके सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्किटेक्चर्स आर स्पेसिफिक डिजाइन फॉर न्यूरल नेटवर्क टेलर्ड फॉर टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क की कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइंस होती हैं जिनको इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि ये कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकें, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलेक्सनेट की। तो ये 2012 में यानी 2012 में एलेक्सनेट का इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था ये। इनपुट की अगर बात की जाए तो 224 इंटू 224 RGB इमेजेस को ये एक बार में एज ए इनपुट ले सकता है। इट रेवोल्यूशनाइज्ड डीप लर्निंग बाय इंट्रोड्यूसिंग रिल्यू इन डेमोन्स्ट्रेटिंग CNN पोटेंशियल फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो बेसिकली हम इमेज क्लासिफिकेशन के लिए CNN मॉडल्स का यूज करते थे, ठीक है, यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते थे। फिर एलेक्सनेट ने क्या किया, इसने रेलू यानी कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है उसको इंट्रोड्यूस किया CNN के पोटेंशियल को इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि डीप लर्निंग भी काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई, ठीक है। लेयर्स की बात की जाए तो 5 कन्वोल्यूशनल लेयर होती हैं एलेक्सनेट में और 3 फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती हैं, ठीक है। ये सब CNN का ही एक पार्ट है, एक तरीके से CNN के लिए ही काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो इमेज रिकॉग्निशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये 2 मेजर एप्लीकेशंस हैं एलेक्सनेट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीजीजी की। वीजीजी क्या है, विजुअल जियोमेट्री ग्रुप, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था इसीलिए इसका नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, दैट इज वीजीजी बाय विजुअल जियोमेट्री ग्रुप, ठीक है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इनपुट में ये 224 इंटू 224 RGB इमेजेस को ले सकता है एज एन इनपुट। VGG मॉडल फोकस ऑन सिंप्लिसिटी एंड डेप्थ बाय स्टैकिंग स्मॉल कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स, ये स्मॉल कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स का यूज करते हैं और इनका मेन जो फोकस होता है जो VGG मॉडल्स का वो सिंप्लिसिटी और डेप्थ पे होता है, कि जो भी स्टैक्स हम बनाएंगे इमेजेस के या जो भी स्टैक्स डेवलप होंगे इमेजेस के वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर हो और कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स के साथ यूज हो, ठीक है। लेयर्स की अगर बात की जाए तो 16 to 19 कन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं इसमें और 3 हमारी डेंस लेयर्स होती हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन स्टाइल ट्रांसफर में इसका यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग में इसका यूज किया जाता है VGG का, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसेप्शन, ठीक है। इंसेप्शन आया था 2015 में। इनपुट 299 इंटू 299 RGB इमेजेस का ये इनपुट ले सकता है। इट अलाउज द नेटवर्क टू कैप्चर फीचर्स एट मल्टीपल स्केल साइमल्टेनियसली, इसने नेटवर्क को अलाउ किया कि ये जो है मल्टीपल फीचर्स को कैप्चर कर पाए और मल्टीपल स्केल्स पे फीचर्स को कैप्चर कर पाए एक टाइम पे, ठीक है। लेयर्स की बात की जाए तो मॉड्यूल्स विद 1x1, 3x3, 5x5 कॉन्वोल्यूशनल, जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो 1x1 और 3x3 और 5x5 कॉन्वोल्यूशनल पे बेस्ड हैं उन सब के लिए काफ़ी अच्छे से ये काम करता है और उनके लिए स्पेसिफिक लेयर्स इसमें प्रोवाइडेड होती हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो वीडियो क्लासिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सीन रिकॉग्निशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज रेसनेट जो कि 2015 में आया था। अगेन इनपुट ये 224 इंटू 224 RGB इमेजेस का ले सकता था। इट इंट्रोड्यूस्ड रेजिडुअल कनेक्शंस और स्किप कनेक्शंस टू सॉल्व द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम एंड इनेबल वेरी डीप नेटवर्क्स। मतलब क्या है इसका, सो रेसनेट ने क्या किया, बेसिकली इसने रेजिडुअल कनेक्शन या फिर जिसको स्किप कनेक्शन कहते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया CNN में। जिससे हुआ क्या, पहली चीज़ तो ये हुई कि जो डीप नेटवर्क्स यूज़ हो रहे थे, ठीक है, इमेज रिकॉग्निशन के लिए वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करने लगे, ठीक है। और सेकेंडली ये हुआ कि जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती थी, यानी कि जो फीचर्स लेने के बाद कई बार ऐसा होता था फीचर्स ब्लर हो जाते थे या फिर फीचर्स एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाते थे, वो प्रॉपरली काम उनका यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता था, ठीक है। सो उस चीज़ को रिड्यूस किया, उस चीज़ को सॉल्व किया, ठीक है, रेजिडुअल कनेक्शन और स्किप कनेक्शंस को इंट्रोड्यूस करके। तो यही काम था रेसनेट का। लेयर्स की बात की जाए तो 152 कॉन्वोल्यूशनल लेयर थी इसमें, बाकी सबके कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स वाला ये हमारा मॉडल
था रेसनेट, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो फेस रिकॉग्निशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और सेल्फ ड्राइविंग कार जो आजकल आ रही है मार्केट में उसमें भी रेसनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है CNN के बेसिस पे, ठीक है। Next topic is hyperparameter optimization. It involves finding the best set of hyperparameters for a ML model. यानी कि किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए जो सबसे बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स होते हैं उनको फाइंड करने का जो एक प्रोसेस है वो है हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन। कॉमन टेक्निक्स की बात करें तो ग्रिड सर्च, रैंडम सर्च और बाइसियन ऑप्टिमाइजेशन, ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये 4 तरीके की टेक्निक्स इसके अंदर यूज होती हैं। ग्रिड सर्च में क्या होता है, टेस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं पैरामीटर्स के उन सब की टेस्टिंग होती है ग्रिड सर्च में। रैंडम सर्च में टेस्ट रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर, यहाँ पे सबकी टेस्टिंग नहीं की जाती, कुछ रैंडम कॉम्बिनेशंस लिए जाते हैं पैरामीटर्स के और उनकी टेस्टिंग करी जाती है। बाइसियन ऑप्टिमाइजेशन में यूजेस प्रोबेबिलिटी मॉडल्स टू फाइंड द बेस्ट पैरामीटर्स, ये प्रोबेबिलिटी मॉडल्स का यूटिलाइजेशन करता है। बाइसियन नेटवर्क जहाँ पे भी हमने पढ़ा है वहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ही हमने देखी है, ठीक है। सो बाइसियन ऑप्टिमाइजेशन भी सेम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी मॉडल्स का यूज करता है बेस्ट पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, एडजस्ट पैरामीटर्स बेस्ड ऑन ग्रेडियंट्स, ये पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है ग्रेडियंट्स के बेसिस पे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी है ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। एप्लीकेशंस की बात की जाए हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन की तो मॉडल ट्यूनिंग फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए मॉडल की ट्यूनिंग करने में हेल्प करता है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ डीप नेटवर्क की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। पैरामीटर ट्यूनिंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां पे भी आप पैरामीटर ट्यूनिंग की बात करेंगे, जहां पे भी वेरिएबल ट्यूनिंग, मॉडल ट्यूनिंग की बात करेंगे, वहां पे हमारे हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा की रोल रहा है। चाहे आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें, चाहे आप डीप न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें या फिर क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग की बात करें, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग एनसेम्बल्स मॉडल्स, ठीक है, एनसेम्बल मॉडल्स को भी ऑप्टिमाइज करता है। एनसेम्बल्स मॉडल्स का मतलब ये होता है मल्टीपल मॉडल्स का यूटिलाइजेशन, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि सिंगल मॉडल में कुछ चीज़ें नहीं करी जा सकती तो वहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं मॉडल्स को हम एनसेम्बल मॉडल्स बोलते हैं। तो बेसिकली मतलब इसका यह है कि हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो यूज़ होता है एनसेम्बल मॉडल्स में भी, ठीक है। मतलब इंडिविजुअली तो मॉडल्स यूज़ करते ही हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए, इसके अलावा जो एनसेम्बल मॉडल होते हैं यानी कि मल्टीपल मॉडल वाले जो भी मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो इंप्रूव्स मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम विद एफिशिएंट टेक्निक्स, एफिशिएंट टेक्निक का यूज करके ट्रेनिंग टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अलाउज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करता है। इनहेंसेस जनरलाइजेशन, और जो ओवरऑल मॉडल की डेटा की जनरलाइजेशन है उसको इनहेंस करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फॉर लार्ज पैरामीटर स्पेसेस, जहां पे बहुत ज़्यादा पैरामीटर ट्यूनिंग करनी पड़ती है मॉडल्स में, वहां आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, यानी कि टाइम और स्टोरेज दोनों ही ज़्यादा लेता है। मे ओवरफिट इफ द सर्च स्पेस इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, अगर सर्च स्पेस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया तो उस केस में ओवरफिट होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपर पैरामीटर्स के, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के भी सारे टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी वीडियो है। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, और नोट्स का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।